आज के टाइम में सिविल इंजीनियर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेना और करियर में ग्रोथ। आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे सॉलिट्यूड एजुकेशन के फाउंडर मेंबर अमित कटारिया सर से। सर, आपका स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू कुलदीप जी। सर, आज के टाइम पे हर एक सिविल इंजीनियर का एक ही कॉमन क्वेश्चन है सर कि जॉब नहीं लग पा रही है। उसमें सर फ्रेशर भी हैं और काफ़ी ऐसे भी हैं जिनको 1 साल 2 साल 3 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं पास आउट करे, लेकिन अब तक भी उनकी जॉब नहीं लग पा रही है। तो सर, मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या सिविल इंजीनियरिंग में जॉब क्राइसिस है या नहीं? अगर है तो सर उसका रीज़न क्या है? देखो, आज के टाइम पे अगर आप मेरे से ये चीज़ पूछो कि जॉब है या फिर नहीं है, या फिर जॉब के लिए प्रॉब्लम है, तो मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करूंगा कि आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं जॉब की प्रॉब्लम्स हैं। साथ ही साथ करियर के अंदर ग्रोथ भी काफ़ी स्लो है एज कंपेयर टू, अगर आप बाकी अदर इंडस्ट्रीज से, अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है आप कंपेयर करो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ये प्रॉब्लम है। अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी सिचुएशन अगर आप देखो तो हर एक सेक्टर के अंदर आपका जो है जॉब क्राइसिस है। सो हमारे देश की जो है इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ जितनी जॉब की यहाँ पे डिमांड्स हैं, जितनी जॉब यहाँ पे प्रोड्यूस होनी चाहिए, उतनी जॉब जो है आपका प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। और ये हर एक सेक्टर की आपका जो है सेम सिचुएशन आज के टाइम पे है। सर, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि जॉब क्राइसिस है, तो सर इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब कोई भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसके पीछे का रीजन जो है वो फाइंड आउट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल इकोनॉमिकल सिचुएशन इस तरह की है कि मार्केट के अंदर जो है आपका उतनी जॉब्स जो है वो आपका प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है जितनी की प्रोड्यूस आपका होनी चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है बेसिकली क्या है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जॉब जो है आपका दो सेक्टर्स के अंदर आपका सबसे ज्यादा लगती थी। सबसे पहला सेक्टर था आपका रियल एस्टेट सेक्टर और दूसरा सेक्टर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। रियल एस्टेट सेक्टर्स आपकी जानकारी के लिए आपको बता दो कि जब कोई प्राइवेट डेवलपर या कोई कंपनी किसी लैंड को परचेस करता है, उसको डेवलप करता है, फ्लैट विलाज ये इस तरह की प्रॉपर्टीज उसके अंदर बनाता है, तो वो होता है आपका रियल एस्टेट सेक्टर्स। अब रियल एस्टेट सेक्टर्स जो है वो एक ऐसा सेक्टर था जिसके अंदर आपका सबसे ज्यादा जॉब जो है वो सिविल इंजीनियर्स को आपका मिल रही थी। मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर मैक्सिमम टाइम जो है वो आपका रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर ही आपका काम किया है। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर क्या हुआ कि सबसे ज्यादा फ्रॉड इस सेक्टर के अंदर होने लगे। जैसे कि आपने न्यूज में देखा होगा, लास्ट ईयर आपका जो है जो आपका सुपर टेक की बिल्डिंग गिराई गई थी। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के अंदर आपका जेपी ग्रीन्स काफी बड़ा हम्म। प्लेयर था जिसकी कंप्लीटली साइट जो है वो आपका इलीगल थी, वो आपका बंद हो गई। सो लगातार इन्वेस्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पोजीशन लेने के लिए। सो ऐसे काफी फ्रॉड हुए आपका दिल्ली एनसीआर और ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपका, कि बिल्डिंग बनी, बनने के कुछ टाइम के बाद ही उसके अंदर आपका क्रैक आने लगे या फिर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करने लगे। तो जो मेन सेक्टर था आपका जिसमें सबसे ज्यादा जॉब सिविल इंजीनियर्स को मिल रही थी, वो सेक्टर हो गया आपका डाउन साइड। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट की भी कई पॉलिसी रही, आपका जीएसटी आपका आ गया, इसके अलावा जो है ब्लैक मनी को लेके आपका जो है कई सारी चीजें रूल रेगुलेशंस आए, जिसकी वजह से भी रियल एस्टेट के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट थी आपका वो भी आपका रिड्यूस हो गई। तो जब किसी भी सेक्टर के अंदर मंदी आती है तो वहां पे जॉब क्राइसिस जो है अपने आप ही आ जाता है। तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आपको जॉब आज के टाइम पे सबसे कम मिल रही है। इसके बाद आता है दूसरा सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये बेसिकली ऐसा सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट के आपका ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो ये सेक्टर चलता है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करती है तो ये सेक्टर बिल्कुल भी नहीं चलता है। अब इस सेक्टर की भी अपनी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स जो है काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेंडर काफी बिलो जाते हैं, 30%, 40%, 50-50% बिलो टेंडर्स जाते हैं। दिल्ली के अंदर सीपीडब्ल्यूडी के अंदर ये हाल है कि 50-50% तक बिलो टेंडर्स यहाँ पे उठते हैं। अब किसी ने 1 करोड़ रुपए का काम लिया या 10 करोड़ रुपए का काम लिया, उसने 50% बिलो टेंडर उठाया। सो 50% पैसा तो उसका पहले ही चला गया। मान लो 1 करोड़ का टेंडर तो 50 लाख तो पहले ही चला गया। बचा कितना आपका 50 लाख रुपए, उसमें से भी ऊपर इसको जो है रिश्वत देनी है क्योंकि करप्शन है, जिसका कोई सोल्यूशन किसी भी गवर्नमेंट के पास में नहीं है। तो मेरे कॉन्ट्रैक्टर का क्या हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है। जब कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी गिरती है तो वो क्या करता है, स्टाफ में कटौती करता है या फिर आपका जो है सस्ता स्टाफ हायर करने की कोशिश करता है, या जो स्टाफ है उसी पे ही एक्स्ट्रा बर्डन डाल के जो है काम चलाने की कोशिश करता है। सो बेसिकली ये दो बड़े रीजन है जिसकी वजह से जो है आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो है आपका बेसिकली क्या है कि जॉब की क्राइसिस है। इसके अलावा एक और फैक्टर ये है कि सेक्टर रोटेशन भी आपका होता है। जैसे जब कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आती है, कुछ नई चीजें आती है, तो एक रोटेशन होता है।
उसकी वजह से भी जो है आपका बेसिकली ये क्या कोर इंजीनियरिंग है आपका सिविल इंजीनियरिंग। और आज के टाइम पे जो है टेक्नोलॉजी ज्यादा आगे चल रही है, तो टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया भाग रही है, तो कोर सेक्टर कहीं ना कहीं आपका पिछड़ रहे हैं, तो उसका एक ये भी जो है आपका कारण है जिसकी वजह से जॉब की प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे है। सर ये बात तो हमें क्लियर हुई कि जॉब क्राइसिस है सिविल इंजीनियरिंग में, कि जॉब है लिमिटेड और इंजीनियर है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन फिर भी एक सिविल इंजीनियर अपने आप को कैसे स्टैंड आउट कर सकता है इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने जो पूछा है। बेसिकली क्या होता है कि इसका जवाब मैं आपको सिर्फ एक लाइन में दूंगा कि जब भी कंपटीशन हो या कंपटीशन से आपको पार पाना है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, वो होता है आपका स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप इस कंपटीशन से पार पा जाओगे। अगर आपको नहीं समझ में आई तो फिर आपका कुछ होने वाला नहीं है। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपका कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है, आप इसको बिजनेस से भी जोड़ सकते हो, आप किसी भी सेक्टर से आप इसको जोड़ सकते हो। जब मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन से आगे आप तभी निकल सकते हो जब आपके पास में कुछ स्पेशलाइजेशन होता है या कुछ एक्सपर्टीज आपके पास में होती है। वो एक्सपर्टीज जो किसी दूसरे के पास में नहीं है, या फिर वो एक्सपर्टीज जो सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास में है। सो अगर आप ऐसी एक्सपर्टीज जो है वो आप डेवलप कर ले रहे हो अपने फील्ड के अंदर, तो चाहे कंपटीशन कितना ही क्यों ना हो, आपको जॉब की प्रॉब्लम जो है या फिर करियर के अंदर आपको ग्रो करने की प्रॉब्लम जो है पूरी जिंदगी जो है आपको रहने वाली नहीं है। तो आपको ये ढूंढना है कि मुझे अपने करियर में किस चीज का स्पेशलाइजेशन लेना है, और वो स्पेशलाइजेशन जो है मैं कैसे ले सकता हूँ। आपको बड़े आसानी से जॉब भी मिलेगी और करियर के अंदर आपको जो है ग्रोथ भी मिलेगी। सर इसी पॉइंट में से मैं एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि सर वो स्टैंड आउट तो चलो उसको करना है मार्केट में, है ना, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, लेकिन एज ए प्रेजेंट टाइम में एक सिविल इंजीनियर के अंदर ऐसी कौन सी इसेंशियल स्किल होनी चाहिए कि वो इतनी बड़ी भीड़ में भी अपने आप को एक अलग से प्रेजेंट कर सके? देखो, स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किल के तो आप जो है किसी भी मार्केट के अंदर जो है आप सरवाइव कर ही नहीं सकते हो। अब बेसिकली दो तरह की स्किल्स की मैं बात करूंगा। एक स्किल्स होती है आपकी नॉन टेक्निकल स्किल्स, एक टेक्निकल स्किल्स, आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हो। नॉन टेक्निकल के अंदर मैं बेसिकली आपका बात करूंगा आपकी पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स मतलब जैसे बोलने का आपका तरीका हो गया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको बोला जाता है। दूसरा आपका रिटिन आपका स्किल्स जो होनी चाहिए आपके पास में, या रिटिन कम्युनिकेशन भी आप उसको बोल सकते हो। जैसे फर्स्ट मैं आपका बात करूंगा वर्बल कम्युनिकेशंस पे। बच्चे ऐसे हैं कि उनको बोलने का तरीका उनको नहीं पता, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, इंटरव्यू में कैसे जाके अपने आप को प्रेजेंट करना है। काफी सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिनको पता होती हैं वो सारी चीजें, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। वो घबरा जाते हैं कि सामने चार लोग इंटरव्यू बैठे हुए हैं और वो उनको देख के एक वैसे ही उनका मोरल डाउन हो जाता है। सबसे पहले तो आपको इस चीज पे काम करना चाहिए। दूसरा निकल के आता है आपका रिटन जो कम्युनिकेशन मैंने बोला, आपको पेपर वर्क में काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा। पेपर वर्क इन द सेंस मतलब जैसे कि किसी कंपनी को मेल के थ्रू आपको अप्रोच करना। ठीक है, आप उस कंपनी ने अगर आपको कोई आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आप रिटन में मेल आप किस तरीके से टाइप करो। कंपनी ने आपको अगर रिजेक्ट करा तो उस टाइम पे आप उसको किस तरीके से रिप्लाई करो। कंपनी आपको रिजेक्ट कर देती है, आप कंपनी से पूछते तक भी नहीं कि आपको क्यों रिजेक्ट किया गया। एक मतलब ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम आपको कंपनी के साथ में स्टेब्लिश करना पड़ेगा ताकि कंपनी इन फ्यूचर में भी आपसे कॉन्टेक्ट जो है वो आपका कर सके। साथ ही साथ रिज्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों को अपने रिज्यूम तक ही नहीं पता है, फ्रेशर तो आप छोड़ो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट तक को नहीं पता होता कि अपना रिज्यूम उन्हें कैसे बनाना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है। फिर बोलते हैं कि सर हम कंपनीज में अप्लाई करते हैं और हमें कोई जो है रेस्पॉन्स ही नहीं आता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप ही की वीडियो पे जो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप तो फेक जॉब प्रोवाइड कर की नोटिफिकेशन दे रहे हो, जबकि सारी जॉब वेरीफाइड होती है। हमारे पास जो जॉब अपडेट आती है वही हम डालते हैं। अगर हमें फेक डालनी होती तो हम डेली वीडियो डाल सकते थे, लेकिन हम वीकली, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में एक जॉब की वीडियो डालते। क्यों? क्योंकि जॉब जब वेरीफाइड होती है उसके बाद ही उसको डालते हैं। अब आपको तरीका ही नहीं पता कि आपको अप्लाई कैसे करना है या फिर कंपनी को कैसे अप्रोच करना है। मेल आईडी आपको दी गई है, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया गया है, आप उनको ठीक से अप्रोच ही नहीं कर पा रहे, तो आपको कंपनी शॉर्टलिस्ट क्यों करेगी? फिर आप दूसरे के ऊपर ब्लेम डालोगे कि सर आप तो फेक जॉब नोटिफिकेशन दे रहे हो, या आप तो ऐसे करो, या फिर आप वैसे और करो। सर तो काफी बच्चे तो थे जिनकी जॉब लगी है और उनकी लगी, कॉल मैंने आई भी है। मेरे पास कॉल आई थी, मैंने बच्चे को यही बोला कि लास्ट मंथ ही जो है आपका कई बच्चों के सिलेक्शंस हुआ उन्हीं जॉब अपडेट्स के थ्रू जो हम कंटिन्यूअस जो है आपका प्रोवाइड करा रहे हैं। अब ये तो एक साइड की चीजें हो गई। दूसरा नेक्स्ट जो तरीका होता है कि बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज ट्रेंडिंग में चल रही है।
क्योंकि जो चीज ट्रेंडिंग में होती है अगर आप उस ट्रेंड को फॉलो कर लोगे तो आपकी नैया जो है वो पार लग जाएगी। ऐसा आपने कहावत भी सुनी होगी कि बहती गंगा में हाथ धोने वाला, जो एक कहावत होती है ना कि बहती गंगा में हाथ धो लिए। तो बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें गंगा किस तरफ बह रही है, आपको उसी डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, सारी डिटेल में तो एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं आपसे पूछूं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, सो आप रेंडमली एकदम से बोल दोगे कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर आप बजट देखोगे ईयर ऑन ईयर का, सो उसमें भी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो है आपका खर्च कर रही है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। अब इंफ्रा के अंदर भी आपका कई सारे सेक्टर्स हैं, आपका हाईवे है, रेलवे है, मेट्रो है, ब्रिजेस है। आप अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग एक सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हो। आप हाईवे में जा सकते हो, आप मेट्रो में जा सकते हो, आप उसमें जा सकते हो, ब्रिजेस वगैरह हो गए, आपका कैनाल वगैरह के प्रोजेक्ट्स हो गए इसमें। उसके बाद जब आपने सेक्टर डिसाइड कर लिया कि मान लो मुझे हाईवे के अंदर जाना है, हाईवे में आप क्या कर सकते हो, आप जैसे आपकी क्वालिफिकेशन कम है, आपने सिर्फ बीटेक या फिर आपने डिप्लोमा किया है, तो आपके लिए सबसे अच्छी पोस्ट जो है वो एग्जीक्यूशन की जॉब रहेगी, जो साइट एग्जीक्यूशन वर्क होता है। अगर आपने एमटेक किया हुआ है या कोई स्पेशलाइजेशन आपके पास में है तो फिर आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, प्लानिंग, मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर एमबीए किया हुआ है तो आप उस फील्ड में आप जा सकते हो, प्लानिंग के फील्ड में। ये इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब जैसे डिजाइनिंग की भी बात आती है, डिजाइनिंग में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बेसिकली जो पुराना ट्रेंड चला आ रहा है ना वही सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते। डिजाइनिंग में नया क्या चल रहा है, डिजाइनिंग में नए सॉफ्टवेयर कौन से मार्केट के अंदर है, उन सॉफ्टवेयर पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है जॉब मिलना सबसे ज्यादा आसान होता है। जैसे आज के टाइम पे एआई बहुत चल रहा है, तो जितने भी लोग एआई से रिलेटेड जिनके पास में स्किल्स है उन्हें बड़े आसानी से जॉब मिल रही है और अच्छा सैलरी पैकेज भी उनको मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखो ना तो इंडस्ट्री का ट्रेंड भी आपके फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में क्या चीजें चल रही है। अभी अगर आप देखो इंडस्ट्री के अंदर जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, उनके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, कोडिंग वगैरह के ऑप्शन जो है वो आपका आने लगे हैं। सो अगर कोई एक सिविल इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोडिंग वगैरह सीखता है तो फ्यूचर में उसके पास भी एक अच्छा खासा स्कोप होगा कि वो जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आपका कुछ अलग तरीका का करियर में जो है अपना जो है करियर जो है वो बना सकता है। तो आपको बेसिकली अपनी इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा और एक स्पेशलिस्ट चीज है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज पकड़ के उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज किसी की बिलिंग की वीडियो देख लिया तो उसका बिलिंग का कोर्स कर लिया, कल पता चला कि किसी ने प्लानिंग का डाल दिया तो प्लानिंग कर लिया, कल किसी ने कोई कॉम्बो ला के दे दिया आपको, कल कोई कॉम्बो कर लिया आपने, कल किसी ने कोई फ्री जो है आपका वर्कशॉप करा दी तो आप उस फ्री वर्कशॉप के चक्कर में पड़ गए। तो बेसिकली आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको एक साइड फोकस करके एक ही सेक्टर पे काम करना है और फिर देखो आप स्पेशलाइजेशन कैसे नहीं आएगा आपके पास। ये बात तो सर आपने अच्छी करी कि कोई ना कोई एक स्किल तो अपने अंदर डेवलप करनी होगी, जब भी वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन सर फिर भी बात आकर वही रुकती है जो हर एक सिविल इंजीनियर पूछ रहा है कि वो अपनी पहली जॉब कैसे ले सकता है। देखो पहली जॉब लेने के बहुत सारे तरीके हैं और आपको ना कॉलेज टाइम से ही आपको स्टार्ट इसके लिए कर देना है। सबसे पहला मीडियम तो है आपका कॉलेज प्लेसमेंट, ठीक है। भले ही आपको बहुत सारे बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग यूट्यूब पे आके ज्ञान बोलेंगे कॉलेज ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, कॉलेज ने ये कर दिया, कॉलेज ने वो कर दिया, लेकिन आपका पहला स्टेप आपको इंजीनियर बनाने वाला वो आपका कॉलेज ही है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि प्लेसमेंट कॉलेजों के अंदर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट हर कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट नहीं है। काफी कॉलेज ऐसे हैं, काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्लेसमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है। 100% प्लेसमेंट कहीं पे भी नहीं होता, आईआईटीज आईआईएम के अंदर भी 100% प्लेसमेंट नहीं होता। सबसे पहला आपका जो मीडियम है वो आपका कैंपस प्लेसमेंट का मीडियम है। अब जैसे लास्ट ईयर हमारे पास में ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए बच्चे आए थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और उनमें से लगभग जो है 30-40% उनके बैच में से कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट उनका हुआ है, ठीक है। तो आप ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि कॉलेज कैंपस से प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। भले ही बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आपको ज्ञान देते फिर कि कॉलेज में कुछ नहीं होने वाला है, कॉलेज ने आपकी लाइफ बर्बाद कर दिया वगैरह वगैरह, जो भी आप, मैं इस चीज में पढ़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन हाँ कॉलेज से प्लेसमेंट होते हैं। पहला मीडियम तो हो गया आपका कॉलेज प्लेसमेंट। दूसरा आपका तरीका हो गया बेसिकली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे जो हमारे जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और भी काफी सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आज के टाइम में आप वहाँ पे कोर्स करिए, 100% हम लोग भी प्लेसमेंट नहीं करा पाते हैं, लेकिन
कुछ परसेंट बच्चों के प्लेसमेंट हम लोग करा पाते हैं, ठीक है, हम लोग भी कराते हैं और बाकी लोग भी इस तरह की फैसिलिटी जो है वो आपका दे पा रहे हैं। तो ये एक दूसरा मीडियम हो गया जिसके थ्रू आप जो है जॉब पा सकते हो। या आप ऐसा भी कर सकते हो, आज के टाइम में आपको ऐसे भी प्रोग्राम मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, वो थोड़े कॉस्टली तो पड़ते हैं, ठीक है, उनकी फीस काफी ज्यादा है, लेकिन वो गारंटी ले लेते हैं कि हम आपको प्लेसमेंट जो है करा के देंगे। तो आप ऐसा भी कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपको जो है कॉस्टली तो पड़ेगा, लेकिन आपको प्लेसमेंट जो है वो करा देते हैं। मैक्सिमम बच्चों का जो है प्लेसमेंट जो है वो आपका करा देते हैं। ये आपका हो गया दूसरा मीडियम कि आप इस तरीके से जॉब प्लेसमेंट ले सकते हो। तीसरा तरीका हो गया आपका नेटवर्क। नेटवर्क इन द सेंस मतलब कि जैसे जो ट्रेनिंग आप करते हो, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 99% बच्चे जो है फर्जी ट्रेनिंग करते हैं। ये आप अपने करियर के अंदर सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो कि आप जो है फर्जी ट्रेनिंग करते हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मुझे उसी कंपनी के अंदर पहली जॉब मिली थी जिस कंपनी के अंदर मैं ट्रेनिंग करने गया था। जब मैं वहां पे ट्रेनिंग करने गया, मैं लगभग 30-40 दिन वहां पे रहा। मैं वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर से मेरी अच्छी बॉन्डिंग हुई, प्रोजेक्ट इंजीनियर थे, बिलिंग इंजीनियर थे, काफी लोगों से जो कॉन्ट्रैक्टर फर्म वहाँ पे काम कर रही थी उनसे मेरे कॉन्टैक्ट बने, और भी सुपरवाइजर फोरमैन थे, तो एक अच्छा खासा नेटवर्क बना। उसी कंपनी की नेक्स्ट ईयर आपका एक साइट कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट हुई। उन्होंने जो है आपका वहाँ पे जूनियर इंजीनियर मतलब साइट इंजीनियर के लिए स्टाफ हायर किया। उसमें मुझे भी वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैंने इंटरव्यू दिया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि मुझे जॉब मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है। इसलिए ट्रेनिंग कभी फर्जी मत करो। 100 रुपए, 99 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए वाले जो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है ट्रेनिंग के, उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। कहीं से भी या तो ऑफलाइन करो जाके इंटर्नशिप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर, या जो इस तरह के प्रोग्राम जैसे हम लोग इंटर्नशिप प्रोग्राम चला रहे हैं उस तरह के प्रोग्राम ज्वाइन करके आप जो है ट्रेनिंग करो। इसके अलावा नेक्स्ट मीडियम होता है कि आप जो है अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनीज को अलग अलग मीडियम पे अप्रोच करो। आप जो है बहुत सारी लिंक्डइन, इंडीड वेबसाइट है, इन पे जाके आप अप्रोच करो। लोकल वेबसाइट्स हैं, लोकल आप अपना जॉब्स, हाईरेट, वर्क इंडिया, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिन पे आप लोकल एरिया में भी आप जो है जॉब सर्च कर सकते हो। तो ये भी एक मीडियम है जिससे आप जॉब सर्च कर सकते हो। अब ये सब चीजें भी फेल हो जा रही है तो लास्ट में एक ऑप्शन और बचता है कि आप छोटी कंपनी से ट्राई करो, क्योंकि घर बैठने से ज्यादा अच्छा है कि आप कहीं ना कोई काम करो। अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो हो कि आप चल पाओ। अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हो तो चलना तो कम से कम जरूरी है ना, एक जगह रुकना कोई सोल्यूशन नहीं होता। आसानी से जॉब आपको छोटी कंपनी के अंदर मिल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ना बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर अप्रोच करते हैं डायरेक्ट, कि एलएनटी को अप्रोच कर रहे हैं, टाटा प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं। वहां पे क्या होता है कि आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आपसे बड़े लोग वहां पे कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर आपको बड़ी कंपनी से कोई मतलब आपका शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हो तो आप छोटी से छोटी कंपनी को ट्राई करो। और होता क्या है कि कोई ना कोई छोटी कंपनी भी किसी बड़ी कंपनी के अंडर में काम कर रही होती है। आप जैसे एलएनटी के अंदर जाओ तो एलएनटी के जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो भी काफी बड़े लेवल के सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप साइट पे काम कर रहे हो एलएनटी के कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, लेकिन आपकी वहां पे इतनी अंडरस्टैंडिंग है, वहां पे इतनी आपकी अप्रोच हो गई, आपकी पहचान हो गई कि एलएनटी के किसी ना किसी दूसरी साइट पर आपको डायरेक्ट एलएनटी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे भी लोगों को हमने देखा है कि स्टार्टिंग में किसी छोटी कॉन्ट्रैक्टर फर्म के अंदर काम कर रहे थे, फिर उसी प्रोजेक्ट में आपका जो है उसी कंपनी के अंदर, जिस कंपनी के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था उसी में एज ए क्लाइंट के इंजीनियर जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। अब जब ये भी सारे तरीके फेल हो जाए तो फिर तो भाई आप इसका कोई और सॉल्यूशन जो है मुझे लगता नहीं है कि भाई अब इतने सारे मीडियम होने के बावजूद भी अगर जॉब ना लगे तो फिर तो भाई आप यही बोल सकते हो कि भाई अब आपकी किस्मत में कुछ है ही नहीं, अगर आप इस चीज को मानते हो। लेकिन ये एक अलग पार्ट हो गया, मजाक वाला पार्ट हो गया। लेकिन अगर इतने सारे मीडियम को आप कोशिश करोगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ 100% आपको कहीं ना कोई जॉब मिलेगी। सैलरी ऊपर नीचे हो सकती है, कंपनी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेगी, जॉब 100% आपको मिलेगी। बस आप जो है ये तरीके आप यूज करो, आपको 100% जॉब मिलेगी। थैंक यू सर, आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमें दी है। आई होप आप सभी को भी ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सर से नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। हम ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और आपका जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।